तो आज हमारे बीच आशीष नोटियाल जी क्या बोले? हमारे बीच आए हैं, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि उत्तराखंड में आजकल क्या चल रहा है। हर जगह उत्तराखंड हड़ताली प्रदेश बनता जा रहा है। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप कि क्यों हो रहा है ऐसा कि हर जगह कर्मचारी अपनी मांग पे, स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं? क्या कहना चाहेंगे, उत्तराखंड को किसकी आवश्यकता है अभी? सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप जनहित के मुद्दों के बारे में, आप का जो चैनल है, न्यूज़ चैनल, हमेशा जनहित के मुद्दों को उठाता है और एक जो सच्ची पत्रकारिता है उसका एक आपने उदाहरण सेट किया है, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। अब आपने जो पहली बात कही है कि इस उत्तराखंड राज्य में एक हड़ताली प्रदेश बनता जा रहा है, सबसे पहले हम लोगों को एक चीज़ ज़रूर देखनी पड़ेगी। समस्याएं अनेक हैं लेकिन उनका समाधान नहीं है। समाधान कैसे निकलेगा इस पे विचार करना बहुत ज़रूरी है और ये एक मंथनीय विषय भी है, चिंतनीय विषय है कि आज के जो जितने भी युवा हैं प्रदेश के, वो जिन लोगों ने इस प्रदेश के लिए एक सबसे अहम रोल निभाना था, वो आज जगह जगह सड़कों पे अपने मांगों को लेकर, अपनी जो जायज़ मांगे हैं उनको लेकर धरने पे बैठे हैं और एक विरोध प्रदर्शन सरकार को जताया जा रहा है कि भाई हमारी जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। सबसे पहले अहम बात यहाँ पे ये आती है कि उपनल हो या आपका आउटसोर्स एजेंसियाँ हो, बीआरडी हो, दैनिक हो, तदर्थ हो, आपने इतने कार्मिकों को लगाया है, एक सिस्टम में लगाया, गवर्नमेंट के सिस्टम में लगे हैं। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट के सिस्टम में लगे हैं और उन्होंने कम से कम लगभग अपनी किसी ने 10 साल की सेवा दे दी, किसी ने 15 साल की सेवा दे दी। मुझे जहाँ तक अंदाज 18 साल की सेवाएं भी दे चुके हैं लोगों ने अपनी जवानी पूरी विभाग को दे दी है। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब है कि वो भी एक अल्प मानदेय में, हम वेतन नहीं बोलेंगे, अल्प मानदेय बोलेंगे। अल्प मानदेय में उन्होंने अपना पूरा समय दे दिया है। क्योंकि नियमित कर्मचारी के लिए तो डीए बढ़ता है, लेकिन जो आउटसोर्स कर्मचारी है उसके लिए कोई डीए नहीं है और कोई इंक्रीमेंट नहीं है। देखिए जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन सबसे अहम बात ये आती है, हमारे बीच में भंडारी जी हैं, इनको तकरीबन 18 साल हो गए हैं। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि 18 साल में एक कार्मिक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी की भूमिका में रहने का प्रबल दावेदार होता है और वही कार्मिक उसी पद में विगत 18 सालों से सेवाएं दे रहा है। ये बड़ा चिंता का विषय है। मैं ये समझता हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसी मानसिकता के साथ अभी तक अपने कार्य के प्रति अपना कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं और उन्हें पता है कि हमारा अब एक दौर ऐसा भी आएगा। आप खुद ही समझ लीजिए, जब आपने एक मुद्दा उठाया है, डीए का मुद्दा उठाया, वास्तविकता है क्या महंगाई सिर्फ एक नियमित कार्मिक के लिए लागू होती है? आप स्वयं ये भी चिंतनीय विषय है कि महंगाई सिर्फ खाली एक नियमित कार्मिक के लिए, आउटसोर्स कार्मिक को आपने मात्र, कोई किसी को 12,000 मिल रहा है, किसी, क्योंकि इन्होंने तो कैटेगरी बना रखी है ना, किसी में कुशल कर दिया, अकुशल कर दिया, उच्च कुशल कर दिया। मैं एक जानकारी लेना चाहता हूँ आपसे जी। मैंने सुना था भारत सरकार ने, मतलब मैं अखबारों में पढ़ता हूँ कि भारत सरकार ने न्यूनतम वेतन तय कर दिया है, 25,000 तय कर दिया है, फिर अलग अलग स्केल पे अलग अलग तय किए। पर जब बात इंक्रीमेंट लगाने की राज्य सरकार को दी जाती है कि आप, जब उनके पाले में गेंद फेंकी जा रही है कि आप इसको लागू कीजिए, लेकिन राज्य सरकार इसको लागू क्यों नहीं कर पा रही है? मतलब क्या कारण है इसके? मतलब हर जगह क्या वित्त का मामला आ जाता है? और फिर जब विधायकों की पेंशन या फिर उनका वेतन बढ़ाने की बात आती है तो तब वित्त का मामला सामने क्यों नहीं आता है? असल में क्या है ना, ये वही बात हो रही है ना कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर बाजी टके शेर खाजा, वही वाली बात है ना। अब गढ़वाल में मोखाड़ होना, बल काठे बिराज बल में वो तो म्याओं के अंदर, वही वाली बात है। समस्याएं यहाँ पे उत्पन्न होती है कि देखिए, अगर हमने इतने युवाओं को रोजगार दिया है तो इतना युवाओं को रोजगार देने के लिए एक व्यवस्थित मापदंड होना बहुत ज़रूरी है
हमें इतना जरूर सोचना पड़ेगा, क्या ये जो कार्मिक हमने लगाए हैं, क्या इनके लिए 15,000 20,000 का जो मानदेय सरकार दे रही है, क्या ये पर्याप्त है? क्या 15-20 हज़ार में आज की महंगाई के दौर में क्या जीवन यापन हो सकता है? इस चीज़ में फोकस करना पड़ेगा। एक तरफ आप देखो ना, स्वयं कल का एक जियो राज्यपाल महोदय उसमें स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं कि सर्किल रेट जो 25,000 में जो रजिस्ट्रियाँ होती थी, आज वो कितने में 50,000 में हो गई। तो आप खुद ही सोचो ना कि महंगाई किस दौर से मतलब चल रहा है। तो ये तो मैं यही कह रहा हूँ कि मतलब सरकार तो अपने हिसाब से तो महंगाई आ रही है, लेकिन जब कार्मिकों को देने की बात आती है तो फिर सरकार वो वित्त का एक वो बोल देती है कि वित्त बाहर बढ़ रहा है हमारे पास। वित्त का तो हमेशा है ना, वित्त का तो हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि वित्त का मामला तो खैर वो तो है। सरकार को अगर कार्मिकों का एक संतुलित बजट बनाना है तो संतुलित बजट बनाने के लिए वित्त विभाग में तो जाएगी फाइल, क्योंकि उनको कई चीज़ें देखनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे अहम मामला, जो मैंने आपसे इससे पहले भी कहा है कि सबसे अहम हो जाता है कि क्या इन कार्मिकों को, क्या 15,000 20,000 में जीवन यापन हो सकता है? ये बड़ा ही गंभीर विषय, इसमें सोचना पड़ेगा, ये एक चिंतनीय विषय है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जितनी भी ये अनियमितताएँ आ रही हैं, वित्त से संबंधित अनियमितताएँ आ रही हैं, इसके साथ एक जांच कमेटी बैठनी बहुत ज़रूरी है। और इसमें सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि जितनी नियुक्तियाँ आउटसोर्स में हुई हैं, जितनी नियुक्तियाँ आउटसोर्स में हुई हैं, तो इनमें ये भी छटनी करनी ज़रूरी है कि क्या इसमें आउटसोर्स में जो तैनात किए गए हैं, क्या उसमें योग्य हैं? क्या ये जो इन्होंने कैटेगरी बनाई है, अगर किसी को कंप्यूटर के फील्ड में रखा है तो क्या वो दक्ष है? क्या उसको नॉलेज है? या किसी अन्य स्किल में उसको रखा, अकाउंट की स्किल में रखे हैं, क्या वो दक्ष हैं? ये एक बड़ा ही वैसा विषय है। इसके लिए हमें और आपको, सब लोगों को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। कई विभागों में, हम अपने कई विभागों की बात कर रहे हैं, कई विभागों में इस तरह के कार्मिक भी लगे हैं। अब आप जानते हैं, सबसे अहम बात हो जाती है कि कम से कम 18 साल वाले संविदा वाले बैठे हैं। कैमरामैन थोड़ा फोकस करें और इनसे भी जान लें। बहुत हो गया, धन्यवाद। आपने अपना वो, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतना कीमती समय दिया हमको। कीमती समय नहीं है, आप लोग ना मेरा फ़ोन उठा के मेरा ही इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं तो धन्यवाद आपको देना चाहूँगा कि आपने बड़े अच्छे से मतलब इस चीज़ों के बारे में पूछा और हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि इस तरह की वीडियो हर माध्यम से बननी चाहिए, क्योंकि आज का युवा जब तक जागरूक नहीं होगा ना, ये एक वीडियो ही नहीं है, एक संदेश है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे नई युवा पीढ़ी को? मेरे सरकार से ये कि वो है कि सरकार से नहीं, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या युवा वर्ग के लिए तो ये की संदेश है कि भाई अपने उसके प्रति जागरूक रहें। किसके प्रति? अपने कर्तव्यों के प्रति। अच्छा। अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहें, और जहाँ पे आपको लगता है कि यार हमारा हरासमेंट हो रहा है, शोषण हो रहा है, उसके लिए आवाज़ उठाएं। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के कंधे में बंदूक रखी जाए। जैसे आपने फ़ोन पकड़ा हुआ है, आप मेरा वो ले रहे हैं इंटरव्यू, तो आप भी मेरे कंधे में बंदूक रख रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं। मैंने आपको देखो, हम ये उम्मीद करेंगे, मैं इसी जिसमें मेरा ये पेज है, मैं इसको जरूर इस वीडियो को अपलोड करूंगा। शाम को मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी इस पेज में आएंगे और आपके सामने मैं अपनी बातें रखूंगा और आप इसका जवाब देंगे। और मैं उम्मीद करता हूं नहीं, मैंने सच्चे मन से, ईमानदारी से इसमें जो सवाल मैं पूछूंगा आप उसका जवाब नहीं। मैंने तो करा था ना, आपने वीडियो डिलीट कर दी हो, आप डर गए। नहीं, मैं डरना नहीं है। डरना मेरे एक चीज़ सबसे अहम बात है, डरना मेरे उसमें डिक्शनरी में है नहीं। क्योंकि देखो, सबसे अहम बात यहाँ पे ये हो जाती है, न मैं किसी राजनीतिक दल से बिलोंग करता हूँ, न मेरे को राजनीति से मतलब है। ठीक है, हमारा सिर्फ एक ही सिद्धांत है कि सिस्टम में जो सिस्टम में जो भी खामियां हैं उनको दूर करने का हमारा एक मकसद हो जाता है। और कभी अगर हम इस लायक हो जाएंगे तो ज़रूर पक्का या तो यूकेडी ज्वाइन करेंगे या तो हम बीजेपी ज्वाइन करेंगे। कांग्रेस अभी अधर में लटकी हुई है, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। दो चीज़ें तो हम पक्का ज्वाइन करेंगे। जी धन्यवाद।